गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा किस प्रकार की होती थी, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। मध्यकालीन शिक्षा इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। मध्यकालीन शिक्षा अरबी भाषा में होती थी। मध्यकालीन शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। ये 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र मकतब थे। भारतीय शिक्षा के मध्यकाल को मुस्लिम अथवा इस्लामी शिक्षा का काल कहते थे। 712 ईस्वी में भारत में मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का आरंभ हो गया। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, औरंगजेब जैसे शासकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। इसके केंद्र आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मलवा, गुजरात, जौनपुर में थे। इसकी कई विशेषताएं थीं जो आपको मैं बता रही हूँ। अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा सभी मध्यकालीन शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। और धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय था। निशुल्क शिक्षा थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी निशुल्क थी। ये मदरसों में दी जाती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा मदरसों मकतब में दी जाती थी। चरित्र का निर्माण होता था। स्त्री शिक्षा थी। मध्यकालीन जो शिक्षा थी, स्त्री शिक्षा अनिवार्य नहीं थी। व्यक्तिगत संपर्क था। इतिहास रचना थी।
शिक्षा के उद्देश्य अब हम आपको बताएंगे। प्राचीन काल में भारतीय समाज आदर्शवादी था, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा अनुभव को अर्जित करना था, जबकि इसके विपरीत मध्यकाल में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार होने के कारण ज्ञान का अधिक से अधिक प्रसार करना था। प्राचीन काल में भारतीय समाज प्रधान धर्म थी, जिसका कारण भारतीय शिक्षा की धार्मिकता की ओर थी। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में धार्मिक प्रवृत्ति तथा ईश्वर भक्ति को विकसित करना था। इसके विपरीत मध्य में भारतीय शासक मुसलमान थे। अधिकांश भारतीय जनता हिंदू थी। अतः मुस्लिम शासकों ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु शिक्षा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार छात्रों में इस्लाम धर्म की प्रवृत्ति की गति देने हेतु शैक्षणिक गतिविधियों को प्रचलित किया। पाठ्यक्रम शिक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह था। प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा की समयावधि 6 वर्ष की होती थी। 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु सुयोग्य माना जाता था। प्राथमिक शिक्षा मौखिक होती थी, जिसमें बालकों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण अभ्यास कराया जाता था। इसके उपरांत छात्र पढ़ना लिखना व्याकरण सीखते थे। प्राथमिक स्तर की शिक्षा सामान्य एवं प्रारंभिक भाषा विज्ञान व्याकरण, प्रारंभिक छंद शास्त्र तथा प्रारंभिक गणित तथा विषय समन्वित थे। प्राचीन काल एवं मध्यकाल की शैक्षिक विशेषताएं मुख्य थी। जैसे प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार हिंदू धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांत ही थे। इससे भिन्न मध्यकालीन शिक्षा का विकास शुद्ध रूप से इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। भौतिक उन्नति करना और सांसारिक वैभव प्राप्त करना। भारत में मध्यकाल में शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मुस्लिम शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित की गई थी? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 भागों में विभाजित की गई थी। मुस्लिम शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा समयावधि प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से पढ़ने लिखने तथा प्रारंभिक अंकगणित की ही शिक्षा दी जाती थी। मौखिक रूप से कुरान शरीफ की आयतों का सही उच्चारण कंठस्थ करवाया जाता था। इसके उपरांत लेखन व्याकरण तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता था।
बच्चों के चरित्र निर्माण तथा साहित्य बोध के विकास का भी समुचित ध्यान रखा जाता था। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महापुरुषों की कथाएं तथा शेख सादी की बोस्ता गुलिस्तां जैसी पुस्तकों को पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही साथ कुछ प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय प्रेम काव्यों को भी रुचिपूर्वक पढ़ाया जाता था। इस वर्ग के मुख्य काव्य संग्रह थे लैला मजनू, यूसुफ, जुलेखा तथा सिकंदर नामा आदि। जहाँ तक शाही परिवारों, कुछ सम्मान परिवारों के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न है, उनकी अलग से व्यवस्था होती थी तथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। उच्च स्तर की शिक्षा। प्राचीन कालीन उच्च स्तरीय शिक्षा शैक्षिक व्यवस्था एवं उच्च स्तरीय शिक्षा की अलग से व्यवस्था थी। उस शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा के रूप में जाना जाता था। वर्ण व्यवस्था को मान्यताओं के अनुसार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग के बालकों को ही उच्च शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त था। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविधता का विकल्प उपलब्ध है। माध्यमिक ज्ञान अर्जित करने के लिए छात्रों द्वारा वेद, वेदांग, पूर्ण दर्शन, उपनिषद आदि थे। तर्कशास्त्र, इतिहास आदि विषयों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता था। उच्च स्तरीय शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। गुरु द्वारा दिए गए व्याख्यान के साथ ही चिंतन, मनन, स्वास्थ्य तथा पुनरावृत्ति के माध्यम से अर्जित ज्ञान को आत्मसात किया जाता था। व्यावसायिक स्तर का पाठ्यक्रम। शिक्षा का एक पक्ष व्यावसायिक शिक्षा भी होता था। व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन शिक्षा अपने आर्थिक जीवन एवं वैभव का निर्माण करने में सफल हुआ था। अतः प्राचीन कालीन व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा था। सैन्य शिक्षा, वाणिज्य संबंधी शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र संबंधी शिक्षा, कला कौशल संबंधी शिक्षा तथा पुरोहित शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा। भारतीय शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य लौकिक उन्नति एवं प्रगति को निर्धारित करता था। अतः इस काल की शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा को भी समुचित महत्व दिया था। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मुख्य रूप से हस्तकलाओं की शिक्षा, चिकित्सा संबंधी शिक्षा, सैन्य शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा व्यवस्था की गई थी। प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र टोल चारण और घटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर, महाविद्यालय, ब्राह्मणी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि थे। इसके विपरीत मध्यकाल में शिक्षा के केंद्र मकतब, मदरसा, दरगाहें, खानकाहें, कुरान स्कूल, फारसी कुशल स्कूल तथा अरबी भाषा के स्कूल आदि थे। मध्यकालीन शिक्षा के दोष इस तरीके से थे। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष सांसारिकता की प्रधानता, धार्मिक कट्टरता, शिक्षा के केंद्रों का अस्थायित्व, जनसाधारण की शिक्षा का अभाव, अमनोवैज्ञानिकता, नारी शिक्षा की उपेक्षा, शारीरिक दंड की प्रधानता, लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव, अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता, भारतीय भाषाओं की अवहेलना तथा पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। अब मैं आपको ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा के बारे में बताऊंगी।
आधुनिक शिक्षा के विषय में ईसाई मिशनरियों के योगदान का उल्लेख किया है। 15वीं शताब्दी में यूरोप से अनेक व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आने लगी थी। इसके साथ ही साथ यूरोप के अन्य ईसाई मिशनरियों का भी भारत में आगमन होने लगा। इन ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन का मुख्यतः उद्देश्य तो ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना था, परंतु इस मुख्य उद्देश्य की तीव्र प्राप्ति के लिए इन ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा की व्यवस्था को एक प्रबल साधन के रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। इन ईसाई मिशनरियों ने भारतीय जनता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने तथा अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इन शिक्षण संस्थाओं में सामान्य शिक्षा के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार का कार्य भी किया जाने लगा। शिक्षण संस्थाओं में मिशनरियों द्वारा शिक्षा के पाश्चात्य प्रारूप को अपनाया गया। इस प्रयास से हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वान ईसाई मिशनरियों को ही भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक मानते हैं। स्पष्ट है कि हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का आरंभ ईसाई मिशनरियों को महत्वपूर्ण भूमिका एवं उल्लेखनीय योगदान है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए। इस शिक्षा के अंतर्गत भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए और वैज्ञानिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में ज्ञान विकसित हुआ। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे, अतः उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया तथा अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप भारतीयों को भी अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव का ज्ञान हुआ, उसमें राजनैतिक चेतना का जन्म हुआ। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में भारतीयों के अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। फलस्वरूप देश में स्त्रियों की दशा में विशेष सुधार आया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में राजनीतिक पुनर्जागरण किया। फलस्वरूप भारतीय ब्रिटिश दक्षता से मुक्त होने में सफल हो सके। ब्रिटिश काल में शिक्षा के प्रसार के अनेक साधनों का विकास हुआ। ब्रिटिश शिक्षा के कारण विश्व की विभिन्न देशों की समस्याओं और संस्कृतियों का भारतीयों को ज्ञान प्राप्त हुआ। भारतीय शिक्षा के वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बारे में बताएंगे। ये किस सन से शुरू हुआ? 1854 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सुझाव या सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इन्हें वुड ने घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र के मुख्य सिफारिशें व प्रस्ताव इस प्रकार थे। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार होना। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। शिक्षा विभाग में शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चल सके। समस्त व्यय बड़े विद्यालयों में ही नहीं खर्च करना चाहिए। भारतीयों को शिक्षा देने से वह अपने अन्य संबंधियों को शिक्षा देने में समर्थ होंगे। नए विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिनमें विद्यालय का माध्यम भारतीय भाषाएं हों। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का आरंभ का विकास
इस प्रकार से हुआ भारत में आधुनिक शिक्षा का